हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। देखिए, आप सभी को पता ही है कि यूजीसी नेट की जो हमारी बुक है वो एक साल और ऐड कर दिया है। 2012 से 22 तक के सारे क्वेश्चन पेपर विथ आंसर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इस बुक को खरीदने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके ले लीजिए। और ये अभी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो ये वीडियो आपकी है नेट की 2022 की, जिसके अंतर्गत हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आपके 50 तो हो चुके हैं। नेक्स्ट है 51 से बाकी बच्चे जो 100 क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा 51वां। व्हाट इज लोगो टाइप? लोगो टाइप क्या है? तो लोगो से तो आप पता ही है कि कोई सा भी जो लोगो है, ठीक है। अब लोगो में भी ना 3-4 कैटेगरी आ जाती है कि लोगो है कैसा, ठीक है। या तो वो सिंबल है, या तो वो टाइप में है ना, या सिंबल कहो या आइकन कहो, ठीक है। वो सारी चीजें यानी या तो सिंबल एक प्रतीक दिखेगा या उसका टाइप यानी एक लिखावट दिखेगी। पर यहाँ पे टाइप की बात की गई, लोगो टाइप। तो लोगो जैसे अमूल का है, आप लिखा हुआ देखोगे, है ना, उसका कोई सिंबल तो नहीं है, वो एक टाइप में है। तो ये जैसे अमूल वाला है लोगो टाइप, तो वैसे ही पूछा गया है कि है क्या। तो एक पिक्टोरियल प्रतिबिंब है, मतलब पिक्टोरियल इमेज है, लेटर इमेज है। तो आप देखोगे तो लेटर को ही तो लोगो बना के दिखाया गया प्रतिबिंब, या पंक्चुअलिटी इमेज, विराम चिन्ह प्रतिबिंब। तो ये हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? लेटर ऑफ इमेज, ठीक है। जब हम लेटर्स यानी जो शब्द है उसको लोगो के रूप में दिखाते हैं तो वो लोगो टाइप रहेगा, ठीक है। तो ये लोगो टाइप ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा अमूल का है, और ऐसे ही कई सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन। जैसे लो कास्टो वगैरह देखोगे तो उसमें भी आपको लोगो टाइप ही देखने को मिलेगा, ऐसे कई सारे रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेप। आपको एक सही सीक्वेंस बताने किसकी? तो लिथोग्राफी प्रिंटिंग की। आपको पता है लिथोग्राफी जो लाइमस्टोन पे की जाती है, और इस प्रिंटिंग में आपका जो प्रिंटिंग सरफेस रहता है, ना ही उसे काटना पड़ता है ना ही उभारना पड़ता है। तो ये तो इक्वल ही रहता है, मतलब नहीं काटना नहीं उभारना। तो लिथोग्राफी के अंतर्गत उसको प्रोसेस में आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद उसको ग्रेन करते हैं, है ना, जो इवन हो जाए, वो बराबर हो जाए। तो ग्रेन करने के लिए आपको पता है ये लेविगेटर, जो अभी हमने टूल्स की बात करी थी, तो वही लेविगेटर से इस स्टोन को, ठीक है, जो लाइम स्टोन होता है, इसको ग्रेन करते हैं, घिसते हैं, बराबर करते हैं। फिर इसके ऊपर ड्राइंग होती है, ठीक है। ड्राइंग में आप चारकोल से कर सकते हो, पेंसिल से कर सकते हो, और कई जो तरीके के ब्लैक एंड व्हाइट जो रहते हैं उससे कर सकते हो। ड्राइंग के बाद आप आ जाओगे तो इस पे अरेबिक गम वगैरह लगाते हो, और केमिकल प्रोसेस से ऑयल और वाटर का रिपेलेंट क्रिएट करते हो। और फिर जब आप इस पे इंक लगाते हो तो ऑयल, मतलब जहां पर आपका ड्राइंग होगा वहीं पर आपकी इंक जाएगी, सोखी जाएगी, और बाकी पानी से हटा दिया जाएगा। और फिर पेपर पेपर भी आपका डंप होगा, ठीक है। डंप पेपर जो होता है, गीला पेपर होता है ना, वो डंप पेपर को लगाया जाएगा लिथो की प्लेट पे, और प्रेस से गुजार कर उसकी आपको लास्ट में प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस में रहेगा। बताइए लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की जो आविष्कार है वो किसने किया था? ठीक है, तो हिंदी में भी वही सारी चीज रहेगी जो इंग्लिश में है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट वेयर अप्लाइड आर्ट इज नॉट टॉट। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जहां पर अप्लाइड आर्ट की शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन नहीं दी जाती, ठीक है, नॉट टॉट। तो देखिए बनारस में है, जिसे हम शॉर्ट में बीएचयू कहते हैं, वहां पर है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में भी है, ठीक है, पर यहाँ पर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट माना हुआ है। कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में होती है अप्लाइड आर्ट की, शांति निकेतन के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो ये शांति निकेतन तो आपका 100% सही है। बाकी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट क्यों नहीं है, मैं बता देता हूँ। आपने आदित्य चारी का नाम तो सुना ही होगा, है ना, जिसने बाहुबली में भी काम किया और इतनी अच्छी अच्छी बुक्स निकाली है, पोर्ट्रेट वाली, एनाटोमी वाली। तो वो उनकी बुक्स वगैरह देखोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, तो वो उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से ही अप्लाइड आर्ट से किया है। 1999 में किया था उन्होंने, है ना, अप्लाइड आर्ट से, इसी जे स्कूल ऑफ आर्ट से। तो हम नहीं कह सकते कि 100% जे स्कूल ऑफ आर्ट में अप्लाइड आर्ट की शिक्षा होती नहीं है, ठीक है। बाकी एमएस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाइड आर्ट है, शांति निकेतन में नहीं है। तो ये आपका 100% सही है। बाकी जे स्कूल ऑफ आर्ट ये रॉन्ग ही मानिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, फिरोज मीनार हैज 5 स्टोरी, फर्स्ट 3 स्टोरी आर ऑक्टेगनल, वेयर इट इज लोकेटेड। जो फिरोज मीनार बनाई गई है उसकी जो पहली 3 मंजिल है वो अष्टकोणीय है ना, कैसी है, ऑक्टेगनल प्लान के दिखाई गई है। और ये कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन आपको बतानी है।
तो फिरोज मीनार रहेगी गौर के अंदर, जो वेस्ट बंगाल कनकपुर के अंदर पड़ता ही है, ठीक है, फिरोज मीनार। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निशर, ठीक है, इज यूज्ड फॉर। जो बर्निशर है, आपका मान लीजिए आपने प्लेट ली एक मेटल की, एक धातु की, उसके ऊपर आपने इनग्रेव किया है ना, टूल्स की सहायता से इनग्रेव जब किया, तो इनग्रेव करने के दौरान आपके जो मेटल की प्लेट है वो साइड से कैसे उभर जाएगी, है ना, गहरा गड्ढा तो होगा थोड़ा सा, पर साइड में जो है थोड़ा सा इफेक्ट छोड़ जाएगी, तो इसी को बर कहते हैं, है ना। इस बर को हटाने के लिए इस बर्निशर का यूज हम करते हैं, ठीक है, जो बर्निशर इसको हटा देता है, जो बर होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो रिमूविंग बर जो है बर्निशर का एग्जैक्ट यूज किया जाता है मेटल की प्लेट्स पर, जो धातु की प्लेट होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है द फॉलोइंग आइटम आर द रिलेटेड टू द आउटडोर मीडिया। देखिए आउटडोर मीडिया जो भी आपके घर के बाहर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, उसे आउटडोर मीडिया कहेंगे। जैसे पोस्टर आपका हो गया, जो आप बाहर देख सकते हो, है ना, घर के बाहर, स्कूल्स में देख सकते हो, फिल्म सिनेमा वगैरह में देख सकते हो पोस्टर, ठीक है। रेडियो आपका क्या रहेगा, इंडोर रहेगा। होर्डिंग्स, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, पोस्टर बैनर्स वगैरह, वो सारा आउटडोर में आता है। टीवी आपका इंडोर हो गया, घर के अंदर बैठ के देखते हो। मैगजीन आप घर के अंदर बैठ के पढ़ते हो, तो ये सारे इंडोर है ना। और जो आउटडोर है वो पूछा गया तो ए और सी रहेगा ना, पोस्टर और होर्डिंग, ठीक है। चलिए बताइए इनमें से ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग में कौन सी आएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर्स। प्रिंट मेकर को आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन कौन सा है। तो आपको पता है जो अमिताभ बनर्जी है ये प्रिंट मेकर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंवल कृष्ण, ठीक है, इससे इसी क्वेश्चन मतलब इसी पेपर में इन्हीं की पत्नी का पूछा गया था अभी, है ना, इससे पहले। और ललिता लाजमी, ये तीन जो रहेंगे क्या रहेंगे, प्रिंट मेकर यानी छापाकार, जिसे ग्राफिक आर्टिस्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है। अमिताभ बनर्जी, कंवल कृष्ण और ललिता लाजमी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है विच मशीनरी सेट अप द प्रेस इन ट्रंक बार इन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1712। 1712 में किस मशीनरी ने, है ना, या भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर किस मशीनरी ने ट्रंक बार में एक प्रेस की स्थापना करी थी, ठीक है। तो वो बताना है आपको कि कौन थे। तो यहाँ पर रहेंगे दानिश मशीनरी, ठीक है, यानी डेनमार्क की जो मशीनरी थी, उन्होंने अपनी प्रेस को एस्टेब्लिश किया था। आपको पता है गोवा में एक प्रेस स्थापित होती है 1556 करीब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वेक्टर एंड रेस्टर, ठीक है, यहाँ पे रोस्टर लिखा हुआ है, आर टू मेन वेज ऑफ सेविंग अ। देखिएगा रेस्टर इमेज आपको पता ही है, आप उसको पिक्सेलेट कर दोगे, अगर आप मान लीजिए इतनी फोटो है और आप इतने बड़े में निकालोगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगी अगर वो रेस्टर इमेज है। अगर वो वेक्टर इमेज है तो आप इतना बड़ा भी निकालोगे, इससे ज्यादा बड़ा, तो वो पिक्सेलेट नहीं होगा। देखिए ये मेजर डिफरेंस है वेक्टर और रेस्टर इमेज में। तो ये है क्या, तो सेविंग जब हम करते हैं इसको, तो ये एक तो फोटोग्राफिक इमेज रहेगा, ठीक है, और ये डिजिटल इमेज है बेसिकली, ठीक है। और ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पहले भी पूछा गया था, ठीक है, तो शायद इस वाले क्वेश्चन को इस बार ड्रॉप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेव तो पता होगा ना, सेव होता है क्या है, जब हम कोई काम करते हैं डॉक्यूमेंट को और उसको जब सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो उसको एक फाइल फॉर्मेट देना होता है। तो उसमें आपका एक तो फोटोग्राफिक इमेज में भी कर सकते हो और डिजिटल इमेज में भी सेव कर सकते हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा मेकिंग ऑफ कोलेजल स्कल्पचर इज एन ओल्ड ट्रेडिशन, नेम द ओल्डेस्ट एग्जिस्ट कोलेजल स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है ये जो बामियान का बुद्धा है, जो अफगानिस्तान में स्थित था, क्योंकि तालिबानियों ने उसको तोड़ दिया था पूरी तरह, ठीक है। तो ये जो बामियान का बुद्धा रहेगा ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टैचू था, ठीक है। ये 6th सेंचुरी में बनाया गया था, वो भी जब कुषाण वगैरह चल रहे थे उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा मतलब बुद्ध को एक नई वो मिली थी वहां पे, ठीक है, बुद्ध लोग के खूब सारे लोग जुड़े थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बामियान बुद्धा को बनाया था, ठीक है। ये कॉलेजल ऑफ रोड्स ये भी काफी बड़ा है और ग्रीक का था। और इसके बाद देखिए तो कॉलेजल ऑफ जूस ओलंपिया, ठीक है, ओलंपिया में जूस की एक विशाल मूर्ति, ये भी काफी बड़ी थी और काफी पुरानी भी मानी जाती है, करीब 430 बीसी की ये मानी जाती है ओलंपिया वाली, ठीक है। और जो गीजा का है पिरामिड, वो तो आपको पता ही है सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि प्राचीनतम अस्तित्व विशाल मूर्ति का नाम बताइए। तो देखिएगा ये जो गीजा का पिरामिड है ना,
गीजा का स्फीनिक्स वाला, बताइए बनाया किसने था? मैंने बताया था ना, खफरे, खूफरे, मनकुरे, तो किसने बनाया था? इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सनकन रिलीफ। सनकन रिलीफ मतलब जहां पर आपके जो एरिया है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, तो उसको सनकन एरिया कहते हैं। तो पूछा गया सनकन रिलीफ। अब रिलीफ में जो है काम कैसे होता है, तो मैंने एक कुछ लिया है ना, उसको दबाया है ना, ऐसे कुछ मैंने ऐसे नाम वगैरह लिखा, ठीक है, उसको दबाया तो वो अंदर चली गई सतह, ठीक है, तो ऐसे ही लेटर राइटिंग की गई थी, तो उसको सनकन रिलीफ कहा गया। तो उसमें पूछा गया है सनकन रिलीफ हैज बीन लार्जली यूज इन विच ऑफ द एंशिएंट आर्ट फ्रॉम बिलो। एंशिएंट आर्ट बतानी है आपको जो सबसे पुरानी रहेगी, तो यहाँ पर माना गया है इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर आपको पता है हीरोग्राफी, जो हीरोग्लिफ्स, जो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत काम किया गया। हीरोग्लिफ्स, हीरोग्लिफ्स को जिसे पवित्र अक्षर भी कहते हैं, तो उसमें आपको दीवारों पर देखने को मिलेगी हीरोग्लिफ्स, उनकी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, तो वो सनकन रिलीफ में ही है, ठीक है। एक तो रिलीफ होता है उभरा हुआ, बट ये सनकन यानी अंदर की तरफ उभरा हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन रहेगा देवी प्रसाद राय चौधरी वॉज फेमस फॉर हिज, है ना, जिसे डीपी राय चौधरी कहते हैं शॉर्ट में, ये किसके लिए फेमस है? तो जैसे ब्रॉन्ज का स्कल्पचर इन्होंने बनाया था द ट्रम्प ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय पर, ठीक है, उसके लिए ये फेमस रहेंगे। और मोन्यूमेंटल स्कल्पचर भी बनाए थे इन्होंने, है ना, जो मोमेंट को कैप्चर करते, जो स्मारकीय मूर्तियां इन्होंने बनाई थी, तो इन दो के लिए काफी फेमस रहेंगे। मिनिएचर पेंटिंग इन्होंने नहीं की, पेंटिंग करी थी इन्होंने पर मिनिएचर वाली नहीं की, है ना, लघु चित्र नहीं किए। स्टील स्कल्पचर में ज्यादा इन्होंने काम नहीं किया, और पट्टचित्र में तो दूर दूर तक इन्होंने काम नहीं किया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दीपी राय चौधरी, बताइए किस विश्वविद्यालय के पहले प्रिंसिपल बने थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 1 से सेकंड को मिलाना है, कंपनी और उसके साथ में जो मैस्कोट है उसको आपको मैच करना है। तो आपको पता है जो एयर इंडिया है उसमें जो मैस्कोट है वो महाराजा दिखाया जाता है, ठीक है। एशियन पेंट्स की एड में आपको एक अप्पू सा देखने को मिलेगा, ला कोस्टे, ठीक है, जिसको मैं बता रहा था वो भी थोड़ा सा टाइपो में है, जिसमें एक मगरमच्छ की जो है आकृति आपको अलग से दिखेगी यानी क्रोकोडाइल की। WWF इसके जो लोगो का बनाने वाला था वो एक नेचुरलिस्ट था, और उसने काफी अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव में ये लोगो बनाया था, ठीक है, और WWF का। और इसका जो मैस्कोट है वो एक पांडा है जो इसके लोगो में विजिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है नेट के ही एग्जाम का, ठीक है। एयर इंडिया महाराजा का रहेगा, एशियन खेल का रहेगा अप्पू, लोकास्टो का क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, और ये WWF का पांडा। नेक्स्ट देखिएगा व्हाट डू यू मीन बाय पिक्सल। पिक्सल से आप समझते क्या हो, है ना, जैसे मैंने बताया वेक्टर रेस्टर दोनों में फर्क है। पिक्सल का एक पिक्सलेट हो जाएगी, एक पिक्सल को मेंटेन रखेगी, ठीक है। तो पिक्सल का मतलब क्या है, आशय क्या है, तो स्मॉलेस्ट डॉट ऑफ हाफ टोन या कॉटिंग ऑफ फिल्म, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इमेज, कॉटिंग ऑफ फोटो पेपर, ठीक है। तो आपका कौन सा रहेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इमेज, क्योंकि आपको ऊपर भी बता दिया कि जो ये वेक्टर रहेंगे, रेस्टर रहेंगे, या कोई सी भी ऐसी प्रिंटेड इमेज है वो एक डिजिटल इमेज में सेव होती है और उसी में प्रिंट होती है। तो पिक्सल क्या है, एक इमेज स्मॉलेस्ट कंपाउंड है उसी डिजिटल इमेज का, ठीक है। डिजिटल प्रतिबिंब का लघुतम संगठन, है ना, एकदम छोटा रहेगा उसका कंपोनेंट, उसका तत्व कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पिक्सल रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, अब देखिएगा ये अमूल गर्ल के नाम से भी फेमस है ये। तो यह कैरिकेचर किस कंपनी का है, आपको पता ही है, आप जो डेली लगाते हो अपने ब्रेड पर, वो है अमूल, ठीक है। और अमूल की जो एडवर्टाइजिंग आप देखोगे तो ये हर एक इवेंट को इतना अच्छे से पकड़ते हैं, है ना, जैसे कोरोना के समय में इन्होंने अपने इसी मैस्कोट पर मास्क पहना हुआ दिखा दिया और बता दिया कि सैनिटाइजर का यूज करो, मास्क लगाओ, और ऐसे इनकी ये नई नई कैंपेनिंग चलती रहती है ना। जैसे अभी यूक्रेन पे भी इन्होंने बनाया था कि पीस नीड पीस, है ना, कुछ करके। तो देखना बहुत ही अच्छे इनके रहते हैं मैस्कोट, जो हर एक नए नए इवेंट को टच करते हैं, ठीक है। तो किस कंपनी से संबंधित है, तो कंपनी का नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है अमूल इसका नाम रहेगा, जो ब्रांड नेम है, जो लोगो टाइप में आप देखते हो। मेन ब्रांच गुजरात में ये वर्गीस कोरियन का नाम तो सुना ही है,
जिसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है ना, उन्होंने तो ये सारा कुछ किया था। इसमें पूछा गया है कि जो व्हाट इज द नेम फर्स्ट मॉडर्न मूवमेंट, है ना, कौन सा ऐसा आधुनिक आंदोलन है, मूवमेंट है, विच फॉरवर्ड द एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट और नॉन प्रेजेंटेशनल आर्ट को आगे बढ़ाता है ना, अमूर्त और नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को आगे बढ़ाता है, उस आधुनिक आंदोलन को आपको बताना है। ठीक है, तो पोस्ट इंप्रेशन आपका काफी बाद का हो जाएगा, फ्यूचरिज्म भी काफी बाद का, दादाइज्म भी बात करें। सबसे पहले जो है क्यूबिज्म को हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये आता है फ्रांस के अंदर 1907 से 25 के बीच में, जिसके अंतर्गत जो मेन आर्टिस्ट रहेंगे, जैसे पिकासो हो गया, है ना, ब्राक हो गया, ये दो ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक तो नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, मतलब जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट हो, यथार्थ हो, रियल हो, ठीक है, वो कैसे करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप में, कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, तो एक नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट की यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो ये आपका क्यूबिज्म यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है चूज द क्रोनोलॉजी ऑफ द सिरे पर्दू प्रोसेस इन द कनेक्शन ऑफ द टू द मटेरियल रिटर्न बिलो। आपको सिरे पर्दू नाम ध्यान रखना है, सिरे पर्दू कहो, उसे ढोकरा कहो, ठीक है, उसे लॉस्ट वैक्स कहो, है ना, या हिंदी में मधुचिस्ट कहो, लॉस्ट वैक्स को लॉस्ट वैक्स, और जैसे ऊपर देखा था नए नए नाम आते रहेंगे इसके, ठीक है, मधुचिस्ट कहो, मधुचिस्ट। आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये है एक चीज, है ना, जो मेटल को कास्ट करने की तरीके हैं, वो भी स्पेशली ब्रोंज को या कोई से भी हम मेटल का निर्माण करें उसको। ठीक है, तो चूज अ क्रोनोलॉजिकल, हमें एक क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस बताना है कि किसके बाद क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम, सबसे पहले क्या लगेंगे, हम क्ले का अपना मॉडल बनाएंगे, है ना, क्ले का मान लीजिए मैंने एक मूर्ति बनाई, ठीक है, क्ले की मैंने एक बड़ी सी मूर्ति बनाई, है ना, आपने देखा होगा ऐसे कुछ मूर्ति, तो उस बड़ी सी मूर्ति में मैंने क्ले का बना लिया। अब उस क्ले की मूर्ति को मैं क्या करूंगा, उसको प्लास्टर चढ़ाऊंगा, उसको मतलब एक मोल्ड पे बना लूंगा। ठीक है, मोल्ड ले लिया उसका प्लास्टर का, और उससे मैंने बना दिया क्या, तो एक वैक्स का तैयार कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, एक वैक्स का स्टैचू आ गया। ठीक है, अब उस वैक्स के स्टैचू में मैं लगाऊंगा रनर अप कि नीचे तक जो है मेरी जो मेटल है वो पहुंच जाए। ठीक है, मैंने रनर अप लगा के इसको दोबारा पैक कर दिया। इस बार मैंने मिट्टी से उसको पैक किया बुरी तरह से, अच्छे से, जिससे वो ढांचा एकदम सट गया। उसको फिर मैंने भट्टी में डालकर बर्न आउट कर दिया, जला दिया, है ना, जिससे जो मोम है पिघल जाएगी, और उस पिघली हुई मोम जब निकल जाएगी तो उसके ऊपर मैं पिघला हुआ मेटल, पिघली हुई जो धातु है मेल्टेड, उसको डालूंगा और ये अपना शेप ले लेगा। फिर लास्ट में जो तोड़कर उसको क्या कर लूंगा, उसको पहले तो रनर अप हटाऊंगा, फिर फिनिश करूंगा उसको, फिर लास्ट में पतीना वगैरह लगा के उसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस रहेगा। पहले हमने क्ले को लिया, ठीक है, फिर हमने उस पर प्लास्टर चढ़ा के मोल्ड लेकर उसका वैक्स का स्टैचू बनाया। ठीक है, वैक्स का स्टैचू से हमने क्या किया, उसको लूटो, लूटो होते ये बारीक जो रेत वगैरह होती है ना, रेत और दो चार पानी वानी डाल के, केमिकल डाल के, ये वाला जो तैयार करते हैं ना, जिसमें रनर अप वगैरह लगा के फाइनल जो तैयार करते हैं ढांचा, उसको कहते हैं लूटो। ठीक है, लूटो को फिर हम लास्ट में तोड़ देते हैं और लास्ट में हमारा जो ब्रॉन्ज है तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर है ना, ये वाला लॉस्ट वैक्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें ध्यान रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू साइन हिज ऑन ओरिजिनल प्रिंट। कौन सा पहला ऐसा आर्टिस्ट था जो साइन करता था, है ना, हस्ताक्षर करता था अपने प्रिंट पर, वो भी ओरिजिनल प्रिंट। ठीक है, तो वो बताना है हमें, जो कौन रहेगा, तो इसमें रहेगा एचिंग करते हैं ये कौन, तो जेम्स मैकनील विस्लर। ठीक है, ये एचिंग करते हैं और एचिंग में स्पेशली महारत हासिल है इनको। तो इन्होंने जब अपना पहला प्रिंट वगैरह निकाले तो साइन कर देते हैं ना, जिससे लगे कि ओरिजिनल प्रिंट भी है और बनाया किसने, तो जेम्स मैकनील विस्लर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा डंप पेपर, जिसको आप कहते हो ना आर्द्र गीला पेपर या आधा गीला पेपर, है ना, जो थोड़ा सा गीला रहता है, वेट पेपर भी आप कह सकते हो। तो डंप पेपर इज यूज फॉर प्रिंटिंग ऑफ, हमें कैसे प्रिंटिंग में आपको डंप पेपर चाहिए, तो मैंने आपको बताया था जो हम सनकन एरिया वाली प्रिंटिंग करते हैं ना, जिसमें आपकी मेटल प्लेट्स वगैरह ज्यादा यूज होती है, तो उसमें हमारी जो इंक है वो तो पूरी प्लेट पे लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर वाइप ऑफ कर लिया जाता है, तो इंक अंदर की तरफ रह जाती है। तो उस अंदर की तरफ इंक से जब हम प्रिंट करते हैं
तो उसके लिए चाहिए हमें डम पेपर यानी गीला पेपर जो इंक को सोख लेता है। ठीक है, तो ऐसी प्रिंटिंग हम किसके ऊपर करते हैं, तो मेटल की प्लेट पर, और वो किसकी कैटेगरी में आती है, तो इंटेग्लियो की कैटेगरी में आती है। ठीक है, इंटेग्लियो की उस कैटेगरी में आती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर ये इंटेग्लियो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इमेज बेस्ड देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में आप देखोगे एक महिला, मतलब महिला जैसी लग रही है नहीं, इसका नाम है बकूस। ठीक है, बकूस। ठीक है, ये ऑयल पेंटिंग है जिसको इटालियन आर्टिस्ट कैरावेजियो ने बनाया। ठीक है, किसने, तो कैरावेजियो। ठीक है, ड्रामेटिक लाइट काफी यूज होती है, और ड्रामेटिक लाइट किस मूवमेंट का रहेगा बताइए, किस मूवमेंट की एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो ध्यान रखिएगा, कैरावेजियो जो है आपका बकूस की ये पेंटिंग का नाम है, ऑयल पेंटिंग है ये, और कैरावेजियो ने इसको बनाया जो इटालियन आर्टिस्ट रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सोमनाथ होरवास। सोमनाथ होरे आपको पता ही है, बहुत फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने वून सीरीज बनाई थी, तो ये प्रिंट मेकर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ सोमनाथ होरे एक अच्छे पेंटर भी रहे। ठीक है, और स्कल्प्टर भी रहे। ठीक है, स्कल्पचर भी रहे, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। पेंटर, प्रिंट मेकर और स्कल्पचर यानी चित्रकार है ना, छापाकार यानी प्रिंट मेकर, और एक मूर्ति शिल्पकार। ठीक है, सोमनाथ होरे ध्यान रखना, जो जिसने सबसे ज्यादा काम किया बांग्लादेश के जख्मों के ऊपर। ठीक है, जिसे वूंड सीरीज कहते हैं, जख्म कहते हैं हिंदी में जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर फाउंडेड द मद्रास स्कूल। ठीक है, आपको पता ही है मद्रास स्कूल कलकत्ता, लाहौर है ना, मुंबई, यहाँ पर जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या खोले जाते हैं, स्कूल्स को खोले जाते हैं। तो मद्रास का पूछा गया, अलेक्जेंडर हंटर ने कब खोला, तो 1850 में। बताइए 1854 में कौन सा खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉलोजल स्कल्पचर इन टर्म विच डिनोट्स द साइज ऑफ स्कल्पचर। देखिए कॉलोजल हो जिसके अंतर्गत आएगा बहुत ही विशाल, है ना, जैसे हमने बमियान का बुद्धा देखा था, बड़ा विशाल है वो। ठीक है, आपने देखा होगा वो ओलंपिया का, वो भी विशाल है। स्फिनिक्स जो मूर्ति आपने अभी ऊपर देखी थी वो भी काफी विशाल है। तो कॉलोजल का मतलब ही क्या है, एक विशाल काय मूर्ति, है ना, बड़ी सी मूर्ति आकार में। ठीक है, और तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, तो आकार से बड़ा, है ना, प्राकृतिक आधार के आधा, आकार नहीं, लाइफ साइज अलग रहेगा, आधा भी नहीं होगा, ये वाला होगा ओवर ऑफ लाइफ साइज। मतलब अगर बुद्धा 5 फीट के, तो ये 400 फीट के बड़े बड़े आपको जो देखने को मिलेंगे वो तो कॉलोजल बड़े हैं, है ना, इतने बड़े तो थे ही नहीं। तो ये विशाल का यानी कॉलोजल रहेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी दीदारगंज से मिली यक्षी, वो कौन से में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मशीन यूज इन प्रिंटिंग मेकिंग। जो प्रिंट मेकिंग में मशीन है ना, जो मशीनों का इस्तेमाल होता है उसका आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, लिथो प्रेस, एचिंग, राउटिंग प्रेस, ऑफसेट, ब्लॉक प्रिंटिंग। देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले की जाती है, जैसे चाइना में ही शुरू हो जाती है, तो 102 एडी समथिंग में। तो ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, फिर आप लगाओगे एचिंग को। ठीक है, फिर आएगा आपका लिथो प्रेस 1700 समथिंग में, है ना, सेनफेल्डर के द्वारा। राउटिंग प्रेस फिर आएगी, लास्ट में ऑफसेट आ जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है लिस्ट 1 से मैच करना है 2 को। तो गम एच का या गम अरेबिक का हम इस्तेमाल करते हैं लिथोग्राफी में। किस लिए, तो ये भी एक एसिड रिपल्शन क्रिएट करता है, मतलब ऑयल और वाटर को रिपलेंट करता है। ठीक है, तो गम अरेबिक का इस्तेमाल इसमें होता है। मैश जो काउंट है वो हमारी सेरीग्राफी, जिसे सिल्क स्क्रीन कहते हैं। तो सेरीग्राफी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, बारीक बारीक से, है ना, रेशम का कपड़ा अब अगर कभी आपने हाथ में लेकर देखा होगा तो बहुत ही बारीक जो है छेद होते हैं, तो उसे मैश काउंट कहते हैं। तो सेरीग्राफी में वो चीज ध्यान रखिएगा। और मैश काउंट से अभी रिसेंट में कई बार क्वेश्चन आया, तो ध्यान रखिएगा सेरीग्राफी जिसे सिल्क स्क्रीन कहते हैं, तो इसमें मैश काउंट होते हैं जो धागों की संख्याओं को रिप्रेजेंट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा डच मॉडर्न जो है आपका एचिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डच मॉडर्न। नेक्स्ट देखिएगा ग्रेवर जो है आपके इंग्रेविंग के अंतर्गत आप करते हो, है ना, ग्रेवर का यूज। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, हाल ही में पूछी भी जा रही है और आपके नेट के एग्जाम में भी आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फिल्म डायरेक्टर विद अ बैकग्राउंड ऑफ अप्लाइड आर्ट।
है ना, जिसने अप्लाइड आर्ट यानी व्यवहारिक कला से शिक्षा ली है, उस फिल्म निर्देशक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे रहेगा श्याम बेंगोल कृष्णा, तो ये आपका सत्यजीत रे ही रहेगा, ठीक है, जिन्होंने अप्लाइड आर्ट से मतलब डायरेक्टर रहे, है ना, फिल्म डायरेक्टर रहे और बैकग्राउंड में अप्लाइड आर्ट से रहे थे, ठीक है। जो किसके शिष्य रहेंगे जिनके ऊपर इन्होंने इनर आई बनाई, वो बताइए। अब देखिएगा व्हाट इज स्पाइन, स्पाइन से क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई हमारी बुक है ना, उस बुक का जो थिकनेस है, मोटाई है ना, उसकी साइड की, है ना, उस पेज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये आपकी जिसको मैं ऐसे से काला कर रहा हूँ वो स्पाइन वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग वगैरह भी करते हो, आपने देखा भी होगा ब्रांडिंग करी हुई, है ना। जैसे मेरी ही किताब है तो विजुअल आर्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो वो सारी अलग दिख जाएगी। तो स्पाइन वाला एरिया ये होता है, ठीक है, स्पाइन वाला एरिया ये होता है, हिंदी में भी इसको स्पाइन ही कहा जाता है, ठीक है। फ्रंट वाला पेज फ्रंट पे रहेगा, बैकग्राउंड वाला जो लास्ट वाला पेज होता है ना, बैक पेज बैक पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा चोर पंचाशी का वास। चोर पंचाशी का आपको पता है एक जैन वो है, ग्रंथ में आती है, और इसके अंतर्गत, ठीक है, जो चोर पंचाशी का है, इसके अंतर्गत एक चीज ये ऑब्जर्व की गई है, बनाई किसके द्वारा गई है, विल्हन के द्वारा, ठीक है। तो ये जैन मनुस्क्रिप्ट है, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया था इस बार नेट वालों ने, तो इसके राइटर का नाम ध्यान रखिएगा, विल्हन रहेगा, ठीक है। और राजस्थान के अंतर्गत इसको शुरुआत में चित्रित की गई थी, चौर पंचाशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इन ए सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है, आपको एक सीक्वेंस के अंतर्गत इसको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, मान के चलिए कोई आदिवासी से लेकर हम मॉडर्न जमाने की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने वर्बल कम्युनिकेशन की, है ना, जो शाब्दिक अर्थों से बताना करना होता है शब्दों के माध्यम से, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन में मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया, यानी मौखिक संप्रेषण में आ गया। उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, और जिससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो है देखने के बाद, मतलब आप विजुअल कम्युनिकेशन को सेकंड पे रखोगे, ठीक है। जो देखोगे आप, देखने से जो आपको माइंड में इमेजेस आएगी, और उससे आप जब कम्युनिकेट करोगे तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। थर्ड पे आएगा आपका जो ऑडियो वीडियो, है ना, ऑडियो और वीडियो दोनों का, है ना, बीच में ऑडियो नहीं था तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो दोनों हो जाएगा। और फोर्थ में आ जाएगा ये मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन फोर्थ में आएगा। फिफ्थ में आ जाएगा न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये ऐसा आपका सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो वर्बल, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल, मल्टीमीडिया, न्यू मीडिया, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखिएगा, विच टेक्नोलॉजी टेक्निक वाज यूज बाय हरेन दास। हरेन दास के द्वारा जो टेक्निक यूज की गई है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो वुड इंग्रेविंग, वैसे वुड कट में भी इनके काम है, पर यहाँ पर वुड इंग्रेविंग माना है जिसमें इन्होंने काम किया है। एचिंग और एक्वाटिंट इनमें भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो वो हरेन दास का यहाँ पे माना है वुड इंग्रेविंग और एचिंग एंड एक्वाटिंट, ठीक है, मेनली प्रिंट मेकर है, ठीक है। वुड इंग्रेविंग और एचिंग एक्वाटिंट में इन्होंने कार्य किया है हरेन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट आर। पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट जो उत्तर आधुनिक कलाकारों के नाम यहाँ पे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे कौन रहेंगे, तो यस क्लीन करके रहेगा एक, ठीक है, ये पोस्ट यानी उत्तर आधुनिक कलाकार पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट में आएगा। इसके बाद देखिएगा डेविड सॉले, डेविड सॉले, और लास्ट में रहेगा जूडी शिकागो, ठीक है, जूडी शिकागो। ये तीन जो है रहेंगे ये उत्तर आधुनिक कलाकार के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पेंटर ऑफ कंपनी स्कूल इंक्लूड। कंपनी स्कूल में जिसे पटना शैली भी कहते हैं, कंपनी शैली भी कहते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से पेंटर यानी चित्रकार रहे थे। तो भवानी दास भी रहेगा, ठीक है, रंजन गुप्ता, अतुल बोस, मजहर अली खान भी रहेगा। दशवंत तो आपको पता ही है किसके समय का था, दशवंत अकबर, ठीक है। तो ये भवानी दास और मजहर ये दो रहेंगे कंपनी यानी पटना शैली जिसे कहते थे कंपनी स्कूल, तो वहां के चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिएगा बर इज एन इफेक्ट अचीव्ड ऑन, देखिए ऊपर मैंने बता दिया था सनकन रिलीफ को बताते समय, है ना, जब बनीशर में बता रहा था। तो आप बताइए बर क्या होता है और किसके ऊपर उत्पन्न किया जाता है यानी अचीव किया जाता है? मेटल के ऊपर, राइट राइट। ठीक है, धातु के ऊपर जो हार्ड मेटल होती है ना, चाहे वो कॉपर की प्लेट हो, एल्यूमिनियम की हो, और आजकल तो मार्केट में नई नई एक्रेलिक शीट्स आ रही है, तो उसके ऊपर जो है बर इफेक्ट आता है टूल्स के द्वारा, जब हम इंग्रेविंग करते हैं ना, फोर्स डालते हैं टूल से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेस्टर्न एस्थेटिक्स, है ना, जो पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र है, द क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस इज नोन एज, ठीक है, जो पाश्चात्य सौंदर्यता है उसमें अगर महानता के गुण को दिखाया जाए तो उसको कहा किया जाता है? तो यहाँ पर माना गया है सबलाइम यानी उदात्तता का माना गया है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई पश्चिमी ग्रेट मतलब एस्थेटिशियन है, सौंदर्य शास्त्री है, तो सबलाइम को वो ज्यादा महत्व दिखाएगा उसको महानता के लिए। ठीक है, सबलाइम यानी उदात्तता का नियम। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ गए हैं स्टेटमेंट 1 और सेकंड के अंतर्गत। एस नंदा गोपाला, ठीक है, द इंडियन स्कल्पचर जो मूर्तिकार है, वाज अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई, ठीक है, जैसे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम कोई बता सकते हैं? राइट राइट राइट, है ना, चोला मंडल के फाउंडर थे जो, तो इन्हीं के पिता थे। ठीक है, तो देखिएगा, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउथ इंडियन टेम्पल गोपुरम्स फ्रॉम हिज अर्ली डेज, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। जो गोपुरम होते हैं मंदिरों के बड़े बड़े ऐसे बनाए जाते हैं ना, ऐसे लगता है कि मंदिर है, बट वो होते हैं एंट्रेंस गेट है ना, मतलब प्रवेश द्वार होते हैं। ठीक है, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर एस नंदा ने अपने स्कल्पचर्स वगैरह को बनाए थे। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय साउथ इंडियन टेम्पल गोपुरम एंड हिज अर्ली डेज। That is why large size sculpture are the infusion of the modern technique, sometime found metal object and ancient Indian religion images, forms and themes. ठीक है, और कभी कभी यही कारण था जो इन्होंने आगे चलकर मूर्तियों में आधुनिकता तकनीक का निषेध है, जो कभी कभी धात्विक अभिदृश्य को और प्राचीन धार्मिक भारतीय धार्मिक प्रतिबिंबों स्वरूपों और कथ्यों थीम में पाया। ठीक है, यानी उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुआ और वही इनके मूर्तिकारी में देखी जाती है। तो दोनों ही कथन जो है, स्टेटमेंट जो है, राइट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा, द एस्थेटिक थ्योरी ऑफ क्रोचे, क्रोचे की एस्थेटिक थ्योरी जो सौंदर्य शास्त्र में क्रोचे ने कहा है, उसके बारे में आपको बताना है कि क्रोचे ने क्या क्या कहा है। तो आपको पता है क्रोचे का इंट्यूशन वाला काफी रहेगा, और एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दो चीज इनका क्रोचे का फेमस है, इंट्यूशन और एक्सप्रेशन। कभी भी थ्योरी में इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो क्रोचे जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, और क्रोचे ने एक किताब लिखी थी एस्थेटिका, उसको सबसे पहले किसने लिखी थी? राइट, एट बॉमगार्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रिंट है ना, और पूछा गया ये प्रिंट किसका है ना, नेम द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस प्रिंट। तो इसमें जो आंसर माना है दीपक बनर्जी, दीपक बनर्जी माना गया है इसका राइट आंसर। ठीक है, जिसका ये प्रिंट रहेगा, दीपक बनर्जी। ठीक है, प्रिंट क्लियर नहीं है ना, जो देखने को कुछ लगे, और एग्जाम में भी ऐसा ही आइए, सोचिए एग्जाम में अगर कलर होता तो थोड़ा बहुत मतलब रिकॉग्नाइज कर भी सकते थे। ठीक है, तो दीपक बनर्जी का काम है, ये प्रिंट है बेसिकली। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग। इसमें देखिएगा एक लेडी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो एक कपड़ा सुखाते हुए मौजूद है। ठीक है, तो ये शैलाज मुखर्जी का एक प्रिंट है, मतलब पेंटिंग है। ठीक है, किसका? तो शैलाज मुखर्जी, शैलाज मुखर्जी। इसका नाम देखा जाए तो वॉशिंग डे करके इस पेंटिंग का नाम रहेगा, वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, शैलाज मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्रोनोलॉजी मतलब एक व्यवस्थित क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा सबसे पुराना, तो सबसे पुराना पिकासो के पहले भी माइकल एंजेलो आपको
देखने को मिलेगा। माइकल एंजेलो का आपको पता ही है, हाई रेनेसांस का आर्टिस्ट है, 1475 में इसका जन्म हुआ। और इसके बाद आपका रोडिन ही और फिर पिकासो ही दिख रहा है, तो रोडिन रहेगा 1840 में जन्मा फ्रांस में, पिकासो रहेगा 1881 में जन्मा, ठीक है, स्पेन के अंदर। फिर आएगा सबसे लेटेस्ट में जेफ कून्स आएगा, उससे पहले नाम गाबो 1890 में जन्मे, नाम गाबो है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म आर्टिस्ट, रशिया में जन्मे। और लास्ट में रहेगा जेफ कून्स, जिसका आपने देखा था ना वो रैबिट वाला, तो वो यही जेफ कून्स है, 1955 में जन्मे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका अब सीक्वेंस लगाना आसान हो जाएगा। पहले पे माइकल एंजेलो, सेकंड पे रोडिन, थर्ड पे आप लगा दोगे पिकासो को, फोर्थ पे आ जाएंगे आपके लास्ट वाले नाम गाबो, और फिफ्थ पे जेफ कून्स। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस आपका फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट लिटरल पार्ट ऑफ द कंदरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो। कंदरिया महादेव जो टेम्पल है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता ही है कि जो हमारा एक सोपान वाला एरिया होता है ना, जो सीढ़ियों वाला एरिया होता है, ठीक है, तो सीढ़ियों वाले एरिया से जब आप ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ जाते हो तो सबसे पहले आता है आपका अर्ध मंडप। ठीक है, क्या आता है? अर्ध मंडप। ठीक है, फिर आता है मंडप, फिर आता है महामंडप। ठीक है, महामंडप के बाद आता है गर्भगृह। ठीक है, जहां पर मेन मूर्ति रखी जाती है, चाहे अगर वो शिवलिंग है तो शिव मंदिर हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। जैसे कंदरिया महादेव की ही बात करें तो बीच में या तो आपको शिवलिंग या मूर्ति देखने को मिलेगी शिव जी की। ठीक है, तो वो गर्भगृह में स्थित रहेगी। तो गर्भगृह के ऊपर फिर आपको जो शिखर रहेंगे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये आपके रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे शिखर यहाँ पे बने रहेंगे, पर जो सबसे ऊपर रहेगा, जो सबसे बड़ा शिखर रहेगा वो गर्भगृह के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो इसके गर्भगृह के ऊपर वाला जो शिखर है वो हो गया। तो शिखर के ऊपर आपका उर्शृंग, और ऊपर आपका जो ये रहेगा खापुड़ी, खापुड़ी हो गया, और फिर ये आमलक हो गया, कलश हो गया, ओध हो गया, और ये ऊपर ओध में या तो झंडा या त्रिशूल। तो ये पूरा सीक्वेंस रहेगा किसका? तो कंदरिया महादेव का। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है? अर्धमंडप आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अर्धमंडप के बाद आपका आएगा मंडपा, मंडपा के बाद आ जाएगा गर्भगृह। ठीक है, नहीं सॉरी, महामंडप, महामंडप आएगा। ठीक है, महामंडप के बाद आपका क्या आएगा? अंतराल आएगा। अंतराल के बाद क्या? अंतराल आएगा। अंतराल जो जगह होती है ना जहां पर पुजारी वगैरह बैठते हैं, या भोग मंडप भी जिसे कह सकते हो, है ना। तो ये महामंडप और गर्भगृह के बीच का जगह होता है अंतराल। ठीक है, तो अंतराल, फिर लास्ट में गर्भगृह आएगा। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस आपका सही ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप पता ही आपको जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो अब इमेज बेस्ड ही होता है। वो भी 5-5 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 10 नंबर देके जाते हैं इस नेट के एग्जाम में। देखिएगा, इसके अंतर्गत चित्र के बता दूं, 1784 में जैक लुइस डाविड ने इसको बनाया था। ठीक है, जैक लुइस डाविड ने इसको बनाया था, जैक लुइस डेविड। ठीक है, इस चित्र का नाम दिया जाए तो देखिए ओथ, यानी एक शपथ लेते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो इस चित्र को कहते हैं ओथ ऑफ होराटी। ठीक है, क्या कहते हैं? तो ओथ ऑफ होराटी, यानी होराटे की शपथ, हिंदी में कहते हैं इसको होराटी। ठीक है, इसको बनाया गया ऑयल ऑन कैनवस पे, और ये प्रिजर्व कहाँ पर है? तो लूव्र म्यूजियम पेरिस के अंदर, है ना। ऑयल ऑन कैनवस पे ये रहेगा, और लूव्र म्यूजियम में ये प्रिजर्व है, लूव्र म्यूजियम इन पेरिस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें आप सैनिकों को देखोगे शपथ ले रहे हैं, पीछे जो है औरतें बैठी हुई है। ठीक है, तो जैक लुइस डाविड ने बनाया था ये। और ये जो आप पढ़ते हो ना न्यू क्लासिज्म, जिसे नवशास्त्रीयतावाद कहते हैं, तो उसकी शुरुआती और सबसे मेन पेंटिंग भी यही मानी जाती है। ठीक है, न्यू क्लासिज्म, यानी जिसे क्या कहते हैं? नवशास्त्रीयतावाद। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 5 क्वेश्चन इन्हीं में से आपके रहेंगे। तो इसमें से पूछा गया यह किस पश्चिमी चित्रकला की शैली का प्रतिनिधित्व करता है? विच स्टाइल वाज वेस्टर्न पेंटिंग डज इट रिप्रेजेंट? तो ये रहेगा नवशास्त्रीयतावाद, यानी न्यू क्लासिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस पेंटिंग? तो ये ऑयल ऑन कैनवस रहेगा, मतलब तेल रंग बनाया गया कैनवस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है
व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग, तो आपको पता ही है ओथ यानी शपथ लेते हुए दिखाया गया किसको, तो होराटी को, यानी ओथ ऑफ होराटी, ओथ ऑफ होराटी यानी होराती की शपथ। हिंदी में भी यहाँ पे सही नहीं लिखा गया, बट ध्यान देखिएगा क्या है, होराटी की शपथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि इस चित्र का चित्रकार कौन है, तो ध्यान रखिएगा जैक लुइस डेविड जो है इस चित्र का चित्रकार रहेगा। ठीक है, इसके पृष्ठभूमि में किस प्रकार की वास्तुकला दिखाई गई है, तो वास्तुकला जो आर्किटेक्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट या किस टाइप में रिप्रेजेंट किया गया वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है रोमन शैली के अंतर्गत काम किया गया। ठीक है, जो रोमन शैली है उसकी आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला यहाँ पे संयोजित की गई है, उसके पिलर्स आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो पिलर्स है वो रोमन स्टाइल के बने हुए। अब देखिएगा लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ये वाला जो स्कल्पचर है वो है कौन, किसका है, तो वो आपको बताना है। तो आपको पता ही है जो अनीश कपूर है, जो आपके भारतीय एनआरआई भी माने जाते हैं, पर इनका जन्म देखोगे तो देहरादून के रहने वाले, वहीं पे मतलब यहीं से पढ़े और फिर आगे इजराइल चले गए, इजराइल के बाद फिर अपना ब्रिटेन वगैरह जाकर आर्ट एजुकेशन ली, और मतलब आज के टाइम पे सबसे महंगे, भारत के अंदर तो सबसे महंगे मूर्तिकार रहेंगे। ठीक है, तो अनीश कपूर का ये काम है, और अनीश कपूर के जितने भी काम है ना आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में इनकी क्या रहती है, प्रसिद्धि रहती है। ठीक है, तो इस जो आप देख रहे हो गोल सा जो ऐसा रहेगा आपका, इसको कहते हैं क्लाउड गेट। ठीक है, अब इसको हिंदी में कभी मत करना क्योंकि क्लाउड गेट का क्लाउड गेट ही रहेगा ये। ठीक है, कभी बादल का द्वार आप कर दो, पर ये रहेगा क्लाउड गेट ही हिंदी में भी। ठीक है, ये है कहाँ पे स्थित, तो शिकागो के मिलेनियम पार्क में, जो यूएस है ना, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसके अंतर्गत ये शिकागो में आता है ना। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, तो मिलेनियम पार्क, मिलेनियम पार्क शिकागो यूएस के अंदर ये मौजूद है। ठीक है, और ये बनाया कैसे है, तो स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है ना, स्टेनलेस स्टील में इसका निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, तो अनीश कपूर के द्वारा। ठीक है, इसकी पूरी मेजरमेंट की बात की जाए तो 33 इंटू 46 इंटू 66 फीट की ये पूरी मेजरमेंट इसकी रहेगी। ठीक है, 66 फीट ये ऐसी लंबाई में, ठीक है, और 33 ऐसी चौड़ाई में, और 42 ऐसी ऊंचाई में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा किसका रहेगा, तो ये इस क्लाउड गेट का फीट में ऊंचाई। ठीक है, और 2006 में इसको यानी यहाँ के लोगों के लिए, मतलब जब ये लोगों के लिए दिखाया गया तो लोगों ने अपना प्रतिबिंब इस पे देखा, रिफ्लेक्शन देखा, और वो चीज उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। आप इसमें भी देखोगे ना स्टेनलेस स्टील क्या कर रहे हैं ना, तो एक कॉनकेव वाला इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसमें आप देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। आप यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छा ये आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर खुद का रिफ्लेक्शन इतना शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना वालों ने भी इसकी भी कॉपी करके अपने चाइना में बना रखा है ना, उन्होंने अपना नाम को छोड़ दे दिया, पर ये कॉपी इसी की है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस वर्क, तो ध्यान रखिएगा स्टेनलेस स्टील का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस स्कल्पचर, इस मूर्ति का शीर्षक क्या है, तो क्लाउड गेट। और देखिएगा वेयर इज इट इज लोकेटेड, तो मिलेनियम पार्क शिकागो के अंदर, मतलब यूएस के शिकागो के मिलेनियम पार्क में ये मौजूद है। ठीक है, कहाँ पे, तो शिकागो में। ठीक है, कभी शिकागो आ जाए या मिलेनियम पार्क आ जाए या यूएस आ जाए, तीनों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आंसर आपको अलग अलग तरीके से ऐसे ढूंढने भी पड़ सकते हैं। हु इज द स्कल्प्टर, आपको बताना है इसको बनाया किसने, तो अनीश कपूर के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, ये सुबोध गुप्ता भी काफी फेमस है, इन्होंने भी स्टेनलेस स्टील में बाल्टी गिलास इसको बनाकर बहुत अच्छे अच्छे बनाए काम। ठीक है, भारतीय खेतों बिंदिया यूज करते हैं, जो इसी की वाइफ है सुबोध गुप्ता की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा विच ईयर इट वॉज इंस्टॉल्ड। ठीक है, इसको इंस्टॉल यानी स्थापित कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा स्थापित 2006 समथिंग में इसको किया गया। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सारे क्वेश्चन हो गए जो भी हमने 51 से 100 के बीच में करे थे इस के अंतर्गत। तो किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।